नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाभी तो महाकंजूस है। मम्मी, यह क्या, अब तक उठी नहीं आपकी बहू? आप रसोई में क्यों काम कर रही हो? उठने दो महारानी को, करेगी सारा काम। उसका घर है, यह हमारा नहीं। और आपने उसको कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। गुस्से में कृतिका अपनी माँ राजवती जी से बोली। राजवती जी बोली, बेटा थोड़े दिनों के लिए तो मैं गांव से आई हूँ, फिर वापस गांव चली जाने वाली हूँ। तुम्हारे भाई भाभी को ही संभाल लिए उनकी गृहस्थी। थोड़े दिन के लिए आकर भी क्या बार बार रोक टोक करना। कभी कुछ कहना होता है तो फोन पर ही कह देती हूँ। कृतिका बोली, मम्मी तो मुझे भी कौन सा शौक है यहाँ बार बार आने का। तुम आती हो तब मैं भी तुमसे मिलने आ जाती हूँ, और मुझे साल में एक दो बार मुंबई शॉपिंग के लिए आना ही पड़ता है, तो इनके घर ही आ जाती हूँ। थोड़ी देर में कृतिका की भाभी पूर्वी अपने कमरे से बाहर आकर बोली, आज रात सर बहुत भारी हो गया था, इसलिए उठने में देरी हो गई। मम्मी जी आप बैठिए, मैं कर लेती हूँ रसोई का काम। कृतिका धीरे धीरे माँ के कान में बुदबुदा रही थी, मगर राजवती जी ने कृतिका को चुप रहने का इशारा किया। राजवती जी ज्यादातर गांव में ही रहती थी, बहुत कम वह बेटे बहू के पास शहर आती थी। दरअसल उनका मन धार्मिक कार्यों में लग गया था, इसलिए गांव में रहकर वे पूजा पाठ जाप ध्यान किया करती थी। बेटी कृतिका भी गर्मी की छुट्टियों में ज्यादातर गांव में अपनी माँ के पास ही छुट्टियां बिताने चली जाया करती थी। कृतिका साल में 2-3 बार मुंबई शॉपिंग करने के लिए आती, तब भाई भाभी के घर 3-4 दिन रहकर जाती। भाई धनेश मुंबई में एक प्राइवेट नौकरी करता था और 3 कमरों के एक किराए के मकान में रहता था। हर साल धनेश और पूर्वी माँ से मिलने गांव चले जाया करते थे, क्योंकि माँ ज्यादा शहर नहीं आती थी। इस बार कृतिका और राजवती जी मुंबई के लाल बाग के राजा गणपति जी के दर्शन के लिए आए हुए थे, और लगभग 15 दिन रुकने का इरादा भी किया हुआ था उन्होंने। उनके आने से पहले ही धनेश और पूर्वी ने सारे इंतजाम अच्छे से कर लिए थे। घर का राशन भरना, लाइट पानी की व्यवस्था, घूमने के लिए टैक्सी बुक करना, सारी व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि वह लोग नहीं चाहते थे कि माँ बहन मिलकर वापस कोई हंगामा करें। उन्हें याद था वह दिन जब पिछली बार कृतिका से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि लाइट बंद कर देना। इस बात पर कृतिका ने कितना हंगामा मचा दिया था। कृतिका ने कभी अपने भाई भाभी की हालत समझने की ही कोशिश नहीं की थी कि कैसे भाई अपनी प्राइवेट नौकरी के चलते मुंबई जैसे शहर में घर का किराया, बच्चे की पढ़ाई और राशन का सामान मैनेज करता होगा। वह तो बस मुंबई आती, आराम से रहती, अपने बच्चों के लिए रोज उनका मनपसंद खाना बनवाती, जिस वजह से राशन भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता। कृतिका के राज में कहीं नल चल रहा होता और पानी बिना मतलब वेस्ट हो रहा होता, तो कहीं लाइट बिना मतलब के जल रही होती, जिस वजह से उनके जाने के बाद नल बिल और लाइट बिल दोगुना आता। मगर कृतिका को इन सब बातों से कहाँ फिक्र थी। भले ही उसके चले जाने के बाद उसके भाई भाभी को सब कुछ मैनेज करने में 1-2 महीने और लग जाएं, क्योंकि धनेश की एक सीमित पगार थी जिसमें पूर्वी समझदारी से घर चलाती। मगर कृतिका उनके घर आकर उनका पूरा हिसाब किताब बिगाड़कर चली जाती, और उस पर भी अपनी माँ से हमेशा कहती, भाभी ने तो मुझे एक साड़ी भी नहीं दी, कम से कम मेरे बच्चों को लिफाफे कर देती। अब ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। भाभी तो बहुत कंजूस हैं, मेरे बच्चों को उनका मनपसंद खाना तक नहीं खिला पाई, और भी बहुत कुछ नमक मिर्च लगाकर बताती। माँ तो आखिर माँ ठहरी। बेटी की हर बात सही मानकर राजवती जी बेटे बहू को फोन पर डांट फटकार लगाती और कहती, एक ही तो नंद है तुम्हारी, कौन सी 100 नंद हैं जिनके लिए तुम्हें करना है, और इतने पैसे बचाकर क्या ताजमहल बनवाओगी। अरे बेटियों को जी भरकर दिया जाता है, इसी से तो बेटियों की दुआएं मिलती हैं, और इन्हीं दुआओं से तो भाई की तरक्की होती है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया क्या यह सब तुम्हें? या तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे संग यही करती है जो तुम मेरी बेटी संग इतना बुरा व्यवहार करती हो?
राजवती जी वैसे तो बहुत अच्छी थी, मगर बेटी के भड़काने पर जैसे उनमें मां काली प्रवेश कर जाती, क्योंकि उसके बाद राजवती जी का एक अलग चेहरा ही सामने आता, जिससे बेटे बहू भी थर थर कांप जाते। पूर्वी राजवती जी को सच्चाई बताना चाहती थी, मगर फिर यह सोचकर चुप रह जाती कि बेटी के आगे बहू की हर बात वैसे भी झूठी ही साबित होगी। कृतिका दीदी जो बोलेंगी वही मम्मी जी को सच लगेगा, वे भला मेरी बात पर क्यों विश्वास करेंगी। सास बहू और नंद भाभी में हमेशा गलत फहमियों की ही खिचड़ी पकती रही, जो कभी दूर नहीं हुई। राजवती जी तो सिर्फ यह चाहती थी कि उनकी बेटी की खातिरदारी अच्छे से हो, जो कि उनके बेटे बहू ठीक से नहीं करते। ननंद को लगता था कि भाभी बहुत कंजूस हैं और भाभी वह तो बेचारी आसमान छूती महंगाई से परेशान थी, फिर भी उससे जो बन पाता करने की कोशिश करती। वह परेशान थी अपने हालातों से, मगर सभी के सामने अपना दुखड़ा रोने का भी क्या फायदा। फिर भी पूर्वी ने इस बार सारी तैयारियों से इन लोगों का स्वागत किया था, मगर कृतिका हर बार की तरह इस बार भी कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। एक दो बार तो राजवती जी ने कृतिका को चुप रहने का इशारा भी किया था, मगर कृतिका कहाँ सुनने वाली थी। पूर्वी ने रसोई में सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया और सभी को खाना परोसने लगी। खाना देखकर कृतिका तुरंत बोली, यह क्या भाभी, खाने में सिर्फ रोटी दाल और सब्जी, चावल क्यों नहीं बनाए? पुलाव की तो उम्मीद आपसे कभी कर ही नहीं सकते, कम से कम चावल ही बना देती। और यह क्या हलवा? हलवा आजकल कौन खाता है? बाजार से अच्छी वाली मिठाई मंगवा देती। हाँ, मगर उसमें तो आपका पैसा खर्च हो जाता ना, इसलिए नहीं मंगवाई होगी। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी सास का ही लिहाज कर देती, वह तो कितना कम यहाँ आती हैं। फिर कृतिका अपनी माँ से बोली, देखा माँ, मैं कहती थी ना भाभी कैसे खातिरदारी करती हैं अपने ससुराल वालों की, आपने भी देख लिया होगा अब तो। राजवती जी तब कुछ नहीं बोली और सब लोग खाना खाकर आराम करने चले गए। पूर्वी ने रसोई की सफाई की और दोपहर की चाय बनाने लगी। सभी ने चाय पी। उतने में कृतिका के बच्चे आकर बोले, मामी हमें चॉकलेट शेक पीना है। पूर्वी ने उनके लिए चॉकलेट शेक बनाया तो बच्चे बोले, इसमें चॉकलेट सिरप तो है ही नहीं, इसमें तो बॉर्नविटा है, हमें नहीं पीना ऐसा चॉकलेट सिरप। कहकर बाजार से चॉकलेट सिरप मंगवाने की जिद करने लगे। पूर्वी ने जल्दी से बाजार से चॉकलेट शेक मंगवा लिया। इस तरह अब बच्चे भी रोजाना बाजार से कुछ ना कुछ मंगवाने लगे। आज सुबह भी उनके कहने से बाहर से सभी के लिए समोसे और कचौड़ियां मंगवाई थी, जबकि नाश्ता रसोई में बन चुका था, मगर वह नाश्ता किसी ने नहीं किया। दोपहर के खाने में बच्चों की फरमाइश पर ही पूर्वी ने सभी के लिए छोले की सब्जी और पूरियां बनाई थी। डाइनिंग टेबल पर जब सभी लोग खाना खाने बैठे तो पूर्वी बोली, भाभी इतना तेल वाला आइटम मैं नहीं खाती, मेरे लिए रोटियां सेक कर ले आइए। पूर्वी टेबल पर से उठकर जा ही रही थी कि राजवती जी जोर से बोली, बहू तुम कहीं नहीं जाओगी, आज जो लंच में बना है वही सभी को खाना पड़ेगा। राजवती जी की कड़कती आवाज़ सुनकर सभी लोगों ने चुपचाप खाना खा लिया। फिर सभी लोग खाना खाकर जाने लगे तो राजवती जी बोली, रुको कृतिका, तुम यहीं बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कृतिका बोली, मम्मी क्या काम है आपको? एक तो इतनी गर्मी है यहाँ, मुझसे तो सहन ही नहीं होती, और ऊपर से यहाँ हॉल में सिर्फ कूलर की व्यवस्था है, मुझे एसी वाले कमरे में जाकर लेटना है। राजवती जी बोली, बेटा तू भी तो हमारी तरह मध्यम वर्गीय परिवार में ही पली बढ़ी है। हाँ, अब तू हमसे ऊंचे खानदान में ब्याह दी गई है, इसलिए तू तेरी भाभी को इतना कुछ सुनाती है और हर वक्त नीचा दिखाती है, और वह बेचारी तो एक शब्द मुंह से गलत नहीं बोलती। मैं अब तक यही समझती आई थी कि पूर्वी सच में तेरा और बच्चों का ख्याल नहीं रखती होगी, मगर इस बार मेरी आंखों ने जो देखा वह गलत नहीं था। अगर तुम हमेशा यहाँ आकर यही करती हो तो तुमने बहुत गलत किया है बेटा, और मुझे भी मेरे व्यवहार के लिए बहू से माफ़ी मांगनी है कि मैंने तेरी बातों में आकर उसे इतना गलत समझा।
वह तो बेचारी तुझे कभी पलटकर भी जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि यह उसके संस्कारों में नहीं है। बल्कि उसकी जगह अगर मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं उसे खूब सुनाती और अगली बार कभी मेरे घर में घुसने तक ना देती। मम्मी, आपने देखा नहीं भाभी कैसे दाल चावल लाकर पटक देती हैं, मेरे बच्चों की फरमाइशें तक पूरी नहीं करती। दरअसल वे तो चाहती हैं कि मैं यहाँ कभी आऊँ ही नहीं, तभी तो मेरे और मेरे बच्चों के साथ ऐसा परायों वाला व्यवहार करती हैं। तुम्हें तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो और उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। राजवती जी बोली, कृतिका, मेरी बहू गलत कैसे है तुम ही बताओ। गेहूं, चावल, घी, तेल, शक्कर सभी का दाम आसमान छू रहा है। इसमें तुम हो कि बने हुए खाने के बाद भी तुम्हें कुछ और खाना होता है। बच्चे भी बना बनाया खाना छोड़कर बाहर का नाश्ता और ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की कितनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, मगर तुम्हें तो सिर्फ अपनी भाभी में कमियां नजर आ रही हैं। कृतिका, हम लोग पहले से ही किफ़ायत में घर चलाते आए हैं, मगर तुम तो जैसे हमारे साथ पली बड़ी ही नहीं। तुम ऐसी बातें करने लगी हो। भाई भाभी ने एसी वाला कमरा तुमको दे दिया, मगर मैंने देखा तुम दिन रात एसी ऑन रखती हो। बाथरूम का गीजर भी पूरा दिन ऑन रहता है, नल ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं, पानी हमेशा बाथरूम में फैला हुआ रहता है, साबुन शैम्पू की बोतल लुढ़की हुई पड़ी रहती हैं, और यहाँ तक कि रोज वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाती हो, जबकि तुम कुछ काम भी नहीं करती तो तुम्हारे कपड़े भी इतने मैले नहीं रहते। तुम चाहती तो हाथ से भी अपने कपड़े धो सकती हो, मगर अपने अकेली के लिए तुम वॉशिंग मशीन चलाती हो। लाइट बिल, नल बिल की तुमको कोई परवाह ही नहीं है। तुम अपने घर में इसी तरह लापरवाही से रहती हो या यहाँ आकर ही यह सब करती हो? तुम हमेशा शॉपिंग करने आती हो और भाई भाभी के घर रुककर घूमना फिरना खाना पीना करती हो। सोचो तुम्हारी कितनी बचत होती है, क्योंकि अगर भाई भाभी का घर यहाँ नहीं होता तो तुमको होटल में रुकना पड़ता। सोचो तुम्हें खाने पीने, रहने घूमने हर चीज़ का किराया देना पड़ता, तब तुम्हारा कितना खर्चा होता। और इतना खर्चा करके तुम अगले 5 साल तक कहीं घूमने फिरने का नाम तक नहीं लेती, समझी? यहाँ अपने भाई भाभी की परेशानी समझने के बजाय तुम इन पर इल्जाम लगाए जा रही हो। जहाँ तक मैंने देखा तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी, और अब मैं समझ चुकी हूँ कि वे लोग हर बार तुम्हारी इस तरह से खातिरदारी करते होंगे, मगर तुम ही अपने पैसों के घमंड में चूर होकर हमेशा उन्हें नीचा दिखाती आई हो। अब से तुम्हें अपने भाई भाभी के घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे पास गांव ही आया करो। माँ ने आज बेटी को आईना दिखा दिया था। सच, बेटी पैसों के रुतबे में अपने भाई भाभी की परेशानी तो समझती नहीं थी, उल्टा हमेशा उन्हें कोसती रहती। उनकी कुछ मदद तो करती नहीं थी, उल्टा उनका महीने का रसोई का, पानी बिल और लाइट बिल का सारा बजट बिगाड़ देती थी। माफ़ करना मम्मी, मैं सिर्फ अपने आराम और अपने खाने पीने का ध्यान रखती रही और यहाँ अपना अधिकार समझकर सब कुछ फैलाती रही। आप सच कह रही हैं, मेरे जैसी नंदे ही रिश्ते खराब करने का काम करती हैं। आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। कृतिका आंखों में आंसू लिए बोली। पूर्वी भी यह सब सुन चुकी थी। कृतिका बोली, माफ़ करिएगा भाभी, मैंने आप सभी को बहुत परेशान किया है, अब से मैं यहाँ नहीं आऊँगी। पूर्वी बोली, दीदी ये कैसी बातें कर रही हैं आप तो हमारे घर की रौनक हैं। हम तो यहाँ अकेले रहते हैं, आपके और बच्चों के आने से घर चहक उठता है। आप ऐसे ही हमेशा यहाँ आया करिएगा। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से खुश होकर जाएं, और आज आपको यह बात समझ आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। आप अगर नहीं आएंगी तो मैं ननद भाभी के खट्टे मीठे रिश्तों का अनुभव कैसे कर पाऊंगी? पूर्वी ने मजाकिया अंदाज में कहा तो सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और सभी साथ में खिलखिलाकर हंस पड़े।
आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।